तो चलिए गार्डन ऑफ बोन्स के इस शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में सीधे एंट्री लेते हैं। आज हम पूरी तरह से इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे ये विशाल और उलझी हुई कहानी दो अलग-अलग महाद्वीपों पर एक साथ आगे बढ़ रही है। एक नज़र डालते हैं आज के हमारे सफ़र पर। हम वेस्टेरोस के खूनी मैदानों से लेकर एसोस के तपते रेगिस्तानों तक जाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द यंग वुल्फ स्ट्राइक्स से, फिर देखेंगे क्रूएल्टी इन किंग्स लैंडिंग, उसके बाद द हॉरर्स ऑफ हेरेनहॉल, क्लैश ऑफ द बारथियंस और आखिर में पहुंचेंगे द गेट्स ऑफ क्वार्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, द यंग वुल्फ स्ट्राइक्स। हमारी कहानी शुरू होती है रिवरलैंड से। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा है, किसी को कुछ पता नहीं, और तभी लैनिस्टर कैंप पर अचानक एक खौफनाक हमला होता है। रॉब स्टार्क का डायरवुल्फ और उसकी नॉर्थ की सेना उन लैनिस्टर गार्ड्स पर कहर बनकर टूट पड़ती हैं, जिन्हें इस हमले का जरा भी अंदाजा नहीं था। और रॉब स्टार्क वो बस शांति से अपने घोड़े पर बैठकर अंधेरे में इस पूरी तबाही को सुन रहे हैं। एकदम इंटेंस है ना? अब इस जीत के तुरंत बाद का कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास लॉर्ड रूस बोल्टन है, जो टाइविन लैनिस्टर के राज उगलवाने के लिए कैदियों की खाल तक उधेड़ने का खौफनाक आइडिया देते हैं, और दूसरी तरफ है रॉब स्टार्क, जो अपने उसूलों के पक्के हैं। रॉब किसी भी कैदी को टॉर्चर करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका सीधा असर उनकी बहनों पर पड़ सकता है, जो अभी किंग्स लैंडिंग में बंदी हैं। इसी युद्ध के मैदान में रॉब की मुलाकात होती है तालिसा से, जो एक हीलर है और घायलों का इलाज कर रही है। तालिसा रॉब से एक बहुत ही सीधा लेकिन एकदम चुभने वाला सवाल पूछती है। वो कहती है कि आप एक राजा को गद्दी से तो हटाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सच कहूं तो ये सवाल रॉब को निश्शब्द कर देता है। अब रिवरलैंड से सीधा चलते हैं रेड कीप की तरफ। हमारा दूसरा सेक्शन है क्रूएल्टी इन किंग्स लैंडिंग। देखते हैं कि रॉब स्टार्क की शानदार जीत की खबर सुनकर राजा जॉफ्री का क्या रिएक्शन होता है। जैसा कि हम जॉफ्री से उम्मीद कर सकते हैं, वो इस हार का पूरा गुस्सा एक बिल्कुल निहत्ती और बेबस सांसा स्टार्क पर निकालता है। वो अपने किंग्स गार्ड सर मेरिन ट्रेंट को खुले दरबार में सांसा के कपड़े फाड़ने और उसे पीटने का ऑर्डर देता है। ये कोई सजा नहीं है, ये बस जॉफ्री का एक क्रूर तरीका है सांसा को डराने का और उसके भाई रॉब को एक खौफनाक मैसेज भेजने का। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहां टीरियन लैनिस्टर की एंट्री होती है। टीरियन अपनी शानदार हाजिर जवाबी से न सिर्फ सांसा को जलालत से बचाते हैं, बल्कि अपने उस सिरफिरे भतीजे को सत्ता का सही मतलब भी समझाते हैं। सर मेरिन को जान से मारने की वो धमकी, वो एकदम क्लासिक टीरियन मोमेंट है। वो साबित कर देते हैं कि एक असली राजा अपनी ताकत का दिखावा बेगुनाहों को सताकर नहीं करता। पर जॉफ्री की हैवानियत यहीं नहीं रुकती। उसके बेडरूम का सीन तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। टीरियन जॉफ्री के पास दो महिलाओं रॉस और डेजी को भेजता है, लेकिन जॉफ्री उनके साथ कोई संबंध बनाने के बजाय एक लोडेड क्रॉसबो तानकर एक महिला को दूसरी महिला को बेरहमी से पीटने पर मजबूर करता है, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। ये सच में उसकी सैडिस्टिक मानसिकता का एक डरावना सबूत है। इन सब के बीच टीरियन का माइंड गेम भी फुल स्पीड पर चल रहा है। वो लैंसल लैनिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं, वो भी उसी की बहन सर्सी की जासूसी करने के लिए। टीरियन लैंसल और सर्सी के सीक्रेट रिश्ते का फायदा उठाकर लैंसल को अपना मोहरा बना लेते हैं। ये चाल दिखाती है कि टीरियन कितने चतुर और कितने खतरनाक रणनीतिकार हैं। ठीक है, अब किंग्स लैंडिंग की पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारी तीसरी कड़ी की तरफ, द हॉरर्स ऑफ हेरेनहॉल। एक ऐसी जगह जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हेरेनहॉल एक ऐसा धुंध से भरा, बारिश में भीगा और टूटा फूटा किला है, जहां हवा में ही मौत की गंध है। आर्या स्टार्क, गैंड्री और हॉट पाई को जंजीरों में जकड़कर इसी भयानक जगह पर लाया जाता है। यहां द माउंटेन का राज है, जो हर दिन बिना किसी वजह के लोगों को चुन चुनकर बेरहमी से मारता है। और यहां पूछताछ का जो तरीका है ना, वो सच में आपकी रूह कपा देगा। द टिकलर नाम का आदमी कैदियों को कसकर बांध देता है और द ब्रदरहुड के बारे में सवाल पूछता है। अगर जवाब नहीं मिला तो वो एक बाल्टी में जिंदा चूहा रखकर उसे कैदी की छाती पर बांधता है और पीछे से आग लगा देता है। आग की गर्मी और घबराहट से वो चूहा कैदी की छाती चीरता हुआ अंदर जाने लगता है। ये तरीका इतना खौफनाक है कि बस सुनकर ही पसीना आ जाए। और सोचिए, गेंड्री को भी इसी कुर्सी पर बांध दिया जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर गेंड्री की जान बच जाती है, क्योंकि अचानक वहां टाइविन लैनिस्टर पहुंच जाते हैं। टाइविन मजदूरों की इस तरह की बर्बादी देखकर भड़क जाते हैं और तुरंत इस बेवकूफ़ी भरी पूछताछ को रुकवा देते हैं। और इसी बीच उनकी तेज नज़र पड़ती है आर्या पर।
वो तुरंत समझ जाते हैं कि आर्या एक लड़की है जो लड़के के भेस में है। हालांकि वो आर्या की असली पहचान नहीं जानते, लेकिन वो उसे अपना कप बेरर यानी अपनी सेवा के लिए चुन लेते हैं। क्या गजब का इत्तेफाक है ना? हेरेनहॉल के इस भारी तनाव के बाद अब रुख करते हैं स्टॉर्मलैंड्स की तेज हवाओं का। हमारा चौथा चैप्टर, क्लैश ऑफ द बैराथियंस, जहां दो सगे भाई एक महायुद्ध की तैयारी में जुटे हैं। स्टॉर्मलैंड्स में रेनली बराथियन का वॉर कैंप किसी बड़े शहर जैसा लग रहा है। वहां जबरदस्त हलचल है, लेकिन यहां सिर्फ हथियारों की खनक नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में गहरी राजनीतिक चालें भी चली जा रही हैं। लिटिल फिंगर यहां चुपचाप कैटलिन स्टार्क और क्वीन मार्जरी से मिल रहा है और हमेशा की तरह अपने फायदे के लिए गोटियां सेट कर रहा है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात है लिटिल फिंगर और कैटलिन स्टार्क की मुलाकात। वो कैटलिन को नेड स्टार्क की हड्डियां सौंपता है। आपको लगेगा कि ये कोई हमदर्दी है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही क्रूर और ठंडी चाल है। वो कैटलिन के सामने प्रपोजल रखता है कि लैनिस्टर्स जेमी लैनिस्टर के बदले उसकी बेटियों को छोड़ देंगे। अपनों की अस्थियों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना ये सिर्फ लिटिल फिंगर ही कर सकता है। उधर चट्टानों के पास रेनली और उसके बड़े भाई स्टैनिस बराथियन के बीच एक बेहद टेंस मुलाकात होती है। रेनली अपनी विशाल सेना और अपने सपोर्टर्स के दम पर बहुत कॉन्फिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ हैं स्टैनिस, जो अपने जन्मसिद्ध अधिकार और लॉर्ड ऑफ लाइट के जादू पर पूरा भरोसा किए बैठे हैं। स्टैनिस रेनली का सीधा अल्टीमेटम देते हैं, या तो सुबह तक सरेंडर कर दो, नहीं तो खत्म होने के लिए तैयार रहो। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। नैरो सी को पार करके हम आ गए हैं एसोस के सूखे और निर्दयी रेगिस्तानों में। ये है द गेट्स ऑफ क्वार्थ। जरा सोचिए, आप एक तपते रेगिस्तान में हैं और क्वार्थ शहर के विशाल बंद दरवाजों के बाहर खड़े हैं। इस जगह को गार्डन ऑफ बोन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां उन हजारों मुसाफिरों के सफेद नर कंकाल बिखरे पड़े हैं जिन्हें शहर में घुसने की इजाजत नहीं मिली और वो वहीं मर गए। इसी खौफनाक जगह पर डेनेरिस टारगेरियन अपने भूख से तड़पते लोगों और ड्रैगन्स के साथ पहुंचती है। लेकिन क्वार्थ के नेता, जिन्हें द 13 कहा जाता है, वो डेनेरिस को अंदर आने से साफ मना कर देते हैं। स्पाइस किंग बड़े अहंकार से कहता है कि जब तक वो ड्रैगन्स को नहीं देखेंगे दरवाजे नहीं खुलेंगे। डेनेरिस बिल्कुल हताश है, उसके लोग मर रहे हैं और इसी हताशा और गुस्से में वो उन्हें खुली धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे वापस भेजा तो वो सबसे पहले उन्हें ही जलाकर राख कर देगी। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब द 13 का ही एक मेंबर ज़ारो जुआंग डेक्सोस आगे आता है। वो सोमाई नाम की एक बहुत पुरानी रस्म निभाता है। वो अपने ही हाथ को खंजर से काटता है और अपने खून की कसम खाकर डेनेरिस की जिम्मेदारी लेता है। इसी खूनी शपथ के बाद आखिरकार मदर ऑफ ड्रैगन्स के लिए क्वार्थ के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन रुकिए, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम वापस स्टॉर्मलैंड्स के अंधेरे में चलते हैं। आधी रात का वक्त है, समंदर की लहरें शोर कर रही हैं और डेवोस सीवर्थ एक छिपी हुई गुफा में मेलिसेंड्रे को चुपचाप नाव में लेकर आता है। गुफा के अंदर डेवोस जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। मेलिसेंड्रे अचानक से पूरी तरह प्रेग्नेंट दिखती है, जबकि सफर शुरू करते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आता है। मेलिसेंड्रे एक खौफनाक चीखती हुई काली परछाई को, एक शैतानी जीव को जन्म देती है जो सीधा अंधेरे की तरफ रेंगता हुआ निकल जाता है। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस खौफनाक परछाई को किस लिए दुनिया में लाया गया है? आखिर इसका असली शिकार कौन है? क्या हम इसका जवाब ढूंढ पाएंगे?